आपसे पूछ सकता है सिफेलिक वर्जन के बारे में, समझ गए। एक तो हो गया वर्जन गर्भवर्तन, एक होता है सिफेलिक गर्भवर्तन, समझ गए। सिफेलिक, अब सिफेलिक क्या होता है, तो सिफेलिक का मतलब है कि शिशु का जो सिर है गर्भ में वह नीचे की तरफ होनी चाहिए, समझ गए, नीचे की तरफ, तो वही सिफेलिक होता है। तो यही सिफेलिक वर्जन क्या होता है। और बाह्य सिफेलिक वर्जन के बारे में पूछता है, जिसको हम लोग ईसीवी कहते हैं, ईसीवी इंग्लिश में कहते हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ईसीवी, समझ गए। ईसीवी इन प्रेगनेंसी या ईसीवी जिसको एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कहते हैं, बाह्य सिफेलिक गर्भ परिवर्तन को समझाना है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा आसानी से, बड़ी आसानी से हम समझाएंगे, समझ गए। चलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि गर्भवर्तन होता क्या है, वर्जन क्या होता है। गर्भवती शिशु को, मतलब जो गर्भ में पल रहे शिशु है उसको गर्भाशय यानी यूट्रस में ही शिशु पलता है। तो गर्भवती शिशु को गर्भाशय में ब्रीच प्रेजेंटेशन से, मतलब ब्रीच पोजीशन, ब्रीच प्रस्तुति से अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए किया जाने वाला परिवर्तन गर्भवर्तन वर्जन कहलाता है। अब आपको समझना होगा कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो माय डियर, अनुकूल परिस्थिति और ब्रीच प्रेजेंटेशन ये होता क्या है। तो अनुकूल परिस्थिति क्या होता है, अनुकूल पोजीशन कौन सा होता है, सही पोजीशन, जब बच्चा का सिर गर्भ में, जब बच्चा का सिर नीचे की तरफ हो, समझ गए ना, नीचे की लोअर एरिया में हो, नीचे की तरफ सिर हो, क्योंकि डिलीवरी में पहले सिर ही आना चाहिए, तो लोअर नीचे की तरफ सिर हो तो वह अनुकूल परिस्थिति होता है, पैर ऊपर की तरफ हो, समझ गए। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता यह है कि शिशु का जो सिर होता है ना ब्रीच प्रेजेंटेशन में, वह ऊपर की तरफ होता है, समझ गए, और पैर नीचे की तरफ होता है। जब ये प्रस्तुति रहता है, ब्रीच प्रस्तुति जब रहता है गर्भ में, तो फिर यह बहुत जटिल अवस्था हो सकता है लेबर के समय, बहुत परेशानियां कर सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में पहले पैर आएगा, क्योंकि पैर साइड से पतला रहता है, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो सर और बॉडी वाला है यह आगे की तरफ मोटा होता है, फिर निकलने में, लेबर करने में दिक्कत होगा, समझ गए। तो यह अनुकूल परिस्थिति नहीं होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन कोई अनुकूल नहीं होता है। तो अनुकूल बनाने के लिए जो किया जाने वाला परिवर्तन होता है उसी को गर्भवर्तन कहते हैं, समझ गए। अब कैसे किया जाता है परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले समझिए गर्भवर्तन क्या होता है। यानी गर्भ में पल रहे शिशु को एक अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए किया जाने वाला परिवर्तन ही गर्भवर्तन कहलाता है, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। आगे देखिए, अब सिफेलिक गर्भवर्तन क्या होता है, देखिए ध्यान से, सिफेलिक गर्भवर्तन क्या होता है। सिफेलिक गर्भवर्तन का मतलब होता है कि गर्भवर्तन की क्रिया द्वारा, मतलब जो अभी ऊपर देखे है ना, वर्जन के क्रिया द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु का सिर वाला भाग यानी सिफेलिक पोर गर्भाशय के निचले भाग लोअर पोर में लाया जाता है, इसे ही सिफेलिक गर्भवर्तन कहा जाता है। अब जो शिशु का सिर वाला भाग होता है वही सिफेलिक होता है, समझ गए। तो शिशु के जो सिर वाला भाग है, सिफेलिक पोल है, वो अगर ब्रीच पोजीशन में है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो उसे जो है परिवर्तन करके जो है नीचे की तरफ लोअर पोल में लाया जाता है, यूट्रस के निचले हिस्से में, निचले पोल की तरफ लाया जाता है सिर को, और पैर को ऊपर की तरफ घुमाकर जो है किया जाता है, और सिर को नीचे की तरफ किया जाता है। तो यही वाला परिवर्तन सिफेलिक परिवर्तन कहलाता है। जब सिर वाला भाग हो, सिफेलिक भाग हो, सिफेलिक पोल हो, और वह जब यूट्रस के निचले पोल में आ जाए परिवर्तन करने के बाद, गर्भवर्तन के बाद, तो वही जो है प्रक्रिया आपका सिफेलिक पोल यानी जो है सिफेलिक वर्जन कहलाता है, समझ गए। तो ये भी चीज़ को समझ गए कि सिफेलिक पोल वर्जन क्या होता है। आगे चलिए, सिफेलिक के कितने प्रकार होते हैं, देखिए सिफेलिक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, सिफेलिक के मुख्यतः जो है दो प्रकार होते हैं। पहला एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जिसको ईसीवी कहते हैं, और दूसरा इंटरनल होता है, समझ गए। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है एक्सटर्नल वाला है, सॉरी अब हाँ एक्सटर्नल बाह्य वाला है। चलिए देखते हैं, आपके सामने में है, देख लीजिए। जब गर्भस्थ शिशु, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु को लाइव प्रेजेंटेशन का परिवर्तन अनुकूल स्थिति में गर्भाशय के निचले पोल में लाने के लिए बाह्य मैनिपुलेशन द्वारा, समझ गए ना, किया जाता है, तो इसको बाह्य सिफेलिक परिवर्तन कहते हैं, समझ गए। बाह्य सिफेलिक गर्भ परिवर्तन का मतलब है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है
वो अगर ब्रिज पोजीशन में है, लाई पोजीशन में है, यानी सिर ऊपर की तरफ पैर नीचे की तरफ है, तो यह हमारा जो है ब्रिज पोजीशन हो जाता है। समझ गए। इस पोजीशन को हम क्या करते हैं कि बाह्य मैनिपुलेशन मतलब बाहरी दबाव के द्वारा, समझ गए ना, उससे जो है हम क्या करते हैं, धीरे धीरे दबाव देकर उससे जो है क्या करते हैं, इसे जो है इधर से या फिर इधर से, दोनों साइड से किसी साइड से घुमाकर परिवर्तन करके जो है हम इसे बाह्य सिफेलिक परिवर्तन कहते हैं। समझ गए। मतलब बाहर से पेट के एरिया को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, घुमाया जाता है, और जिससे जो है दबाव पड़ने पर बच्चा जो है आपके ऊपर के सिर जो रहता है वह धीरे धीरे खिसी कर नीचे की तरफ सिर और पैर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यही परिवर्तन एक्सटर्नल कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो है एक्सटर्नल मैनिपुलेट किया जाता है, बाहर से मैनिपुलेशन किया जाता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल जो है सिफेलिक परिवर्तन कहते हैं। समझ गए। सिफेलिक परिवर्तन तो समझ ही गए कि अगर ब्रिज पोजीशन में हो, सिर ऊपर की तरफ हो, पैर नीचे हो, तो सिफेलिक को यानी सिर वाले भाग को परिवर्तन करके घुमा कर नीचे की तरफ लोअर एरिया में यूट्रस के शिफ्ट किया जाता है, और उसी को जो है हम लोग सिफेलिक जो है परिवर्तन कहते हैं। इसमें बाह्य जोर दे यानी बाहरी से मैनिपुलेट किया जाता है, बाहरी एरिया से पेट के चारों ओर से बाहर से मैनिपुलेशन किया जाता है, और तब जाके अगर ये चीज़ें होता है तो उसे बाह्य सिफेलिक गर्भवर्धन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ें हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, कहता है दूसरा चीज़ देखिएगा, आंतरिक सिफेलिक गर्भवर्धन, इंटरनल सिफेलिक वर्जन। इस विधि में भ्रूण का आंतरिक गर्भवर्धन किया जाता है। अब ये जो आंतरिक वाला है, इसमें भ्रूण का शिशु जो गर्भ में पल रहा है उसको आंतरिक इंटरनल तरीके से जो है बच्चे को घुमाया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और ऊपर के सिर को नीचे की तरफ लाया जाता है, तो वो आंतरिक रूप से होता है। तो यही हमारा दो हो गया, बाह्य और आंतरिक। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके सामने ये फिगर है, फिगर से समझ लीजिए। जैसे मानिए यह एक प्रेग्नेंट वुमेन की एब्डोमिनल है, समझ गए, इस प्रकार से रहता है। समझ गए ना। ब्रिज पोजीशन यही होता है। समझ गए। ब्रिज पोजीशन सर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है, जो कि एक गलत पोजीशन है। ये पोजीशन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ये गलत पोजीशन है, ये नहीं होनी चाहिए। समझ गए। तो यही ब्रिज पोजीशन हो जाता है। अब होता है, अब ये तो मान गए ब्रिज पोजीशन है। समझ गए। अब इस प्रकार से हम मैनिपुलेट करते हैं। आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं स्त्री रोग के प्रसव विभाग के, वो इसमें प्रशिक्षित होती हैं, और वह जो है एक महिला के जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको देख लेती है, समझ लेती है कि बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, तो उसे बाहरी से पेट पर मैनिपुलेशन करती है। समझ गए। और इसी प्रकार से मैनिपुलेट करके घुमाती है बच्चे को। समझ गए। और ये सारा चीज़ देखती रहती है, अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे चेक करती रहती है, और ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता है। इधर भी घूम सकता है, समझ गए, ऐसे जो है घुमाती है, या फिर जो है ऐसे घुमाकर जो है क्या करती है, या फिर ऐसे भी घुमा सकती है। समझ गए। किसी भी तरीक़ा से मैनिपुलेट करके तो वो ट्रांसवर्स लाई हो जाएगा। समझ गए। ट्रांसवर्स लाई का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, या ऐसे वाला, या ऐसे वाला, ये ट्रांसवर्स हो गया, तिरछा वाला। समझ गए। अब यही, और आपका हेड डाउन पोजीशन जब ऐसे करने के बाद या ऐसे करने के बाद जब फिक्स हो जाता है नीचे, तो इस प्रकार से यह हो जाता है, और यह एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। समझ गए। सिफेलिक डाउन जब हो, हेड पोजीशन जब नीचे की तरफ हो, पैर ऊपर की तरफ हो, तो यह पोजीशन डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सबसे पहले सिर ही आना चाहिए। समझ गए। तो इसी प्रकार से घुमाया जाता है बाहरी दबाव हाथों के द्वारा, तो यही मैनिपुलेशन इसी भी कहलाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा दिया। समझ गए। देखिए यह एक प्रेग्नेंट वुमेन का है। समझ गए। ये देख लीजिए अंदर का है, इस प्रकार से ब्रिज पोजीशन है, और इसी ब्रिज पोजीशन को ऐसे किया जाता है घुमाकर। ठीक है, घुमाकर बाहरी मैनिपुलेट के द्वारा। समझ गए। अगर यही चीज़ें इंटरनल के जरिए किया जाएगा आंतरिक रूप से तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें ज़्यादातर बाह्य वाला के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे कहता है किस किस कंडीशन में जो है हम गर्भवर्धन नहीं करेंगे, मतलब ये जो वर्जन है ये हम किन किन कंडीशन में नहीं करना चाहिए हमें। इन मीन्स इसका मतलब है कि हमसे कंट्रा इंडिकेशन पूछ रहा है, निषेध पूछ रहा है। समझ गए। तो निम्न स्थितियों में गर्भवर्धन नहीं करना चाहिए। किन स्थितियों में गर्भवर्धन नहीं करनी चाहिए, तो चलिए आपको हम बताते हैं।
सामने है डेथ फीचर। अगर शिशु भ्रूण अगर डेथ कर चुका है गर्भ में तो फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको सहारा देगा ही नहीं। इसमें होता ये है, ये जो वर्जन है इसमें होता ये है कि जो डॉक्टर है वो तो ये प्रक्रिया आपको मैनिपुलेशन बाहर से दबाव के द्वारा जो है घुमाती ही है, लेकिन उसमें फीटस भी जो है मदद करता है। फीटस भी जो है घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है डॉक्टर ज़बरदस्ती उस चीज़ को घुमा देगा, उसमें मदद जो है बच्चा भी भ्रूण भी करता है। भ्रूण भी जो है आपके इधर से उधर होनी चाहिए, लेकिन डेड कर जाएगा तो वह जो है कंप्लीट जो है उसको आपको ही करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में संभव है नहीं, शिशु थोड़ा भी मदद करेगा नहीं, यानी मृत स्थिति में ये चीज़ें वर्जन नहीं करनी चाहिए। अगर गंभीर सीवियर एक्लेम्पसिया हो तो भी नहीं करनी चाहिए। अब एक्लेम्पसिया क्या है आप लोग खुद सोचिए, हम पढ़ा चुके हैं। संकुचित श्रोणि कंट्रैक्टेड पेल्विस, समझ गए। अगर पेल्विस कंट्रैक्ट कर रहा हो, समझ गए ना, संकुचित पेल्विस हो तो इसमें नहीं करेंगे। प्लेसेंटा प्रेविया, अगर प्लेसेंटा प्रेविया है, समझ गए ना, पहले प्लेसेंटा है दिख रहा है तो इसमें नहीं करना चाहिए चीज़ें, समझ गए। ये सब पढ़ा चुके हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ये चीज़ें मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो फिर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। शिशु में जलशीर्ष हाइड्रोसेफलस के कंडीशन में भी ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो किन किन कंडीशन में नहीं करेंगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्या, जैसे मृत शिशु हो गया, गंभीर एक्लेम्पसिया वाले, कंट्रैक्टेड पेल्विस, प्लेसेंटा प्रेविया, एक से अधिक गर्भ यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी, शिशु में जलशीर्ष, तो ये सब कंडीशन में हम जो है वर्जन गर्भवर्तन नहीं करेंगे। ओके, निषेध है। अब बातें आता है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के बारे में, डिटेल से पूछा था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन को ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रबंध भी कह सकते हैं। जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन है इसको हम लोग ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्रबंध भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में सिर ऊपर रहता है, तो सिर ऊपर को ही हमको नीचे न करना है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का ही हम प्रबंध कह सकते हैं, समझ गए। बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन गर्भ अवस्था के 32 सप्ताह के बाद लगभग 34 से 36 सप्ताह के मध्य किया जाता है। अब ये जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन होता है यह गर्भ अवस्था के कब हम कर सकते हैं? तो गर्भ अवस्था के 32 सप्ताह के बाद, समझ लीजिए 32 सप्ताह के बाद लगभग 34 से 36 सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसके लिए कोई निषेध जो है परिस्थिति नहीं है, समझ गए ना, नहीं है, परिस्थिति तो नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि शिशु का आकार बड़ा हो अथवा एक्सटेंडेड लेग हो तो गर्भवर्तन कठिन होता है, समझ गए। देखिए, अब ये जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन कहता है यह मेनली रूप से आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है, समझ गए। आपके जो प्रसूति विभाग के जो डॉक्टर होते हैं स्त्री रोग के, उन पर जो है ये बड़ा डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकती है। तो ये उन पर ज़्यादातर निर्भर करता है, समझ गए, क्योंकि करना तो उन्हीं को है। अब चूंकि हम जानते हैं कि सिर ऊपर है पैर नीचे है, ब्रीच प्रेजेंटेशन रहता है, तो उसी को तो हमको सही करना है, तो हम उसी के प्रबंध कहते हैं, ब्रीच का ही प्रबंध कहते हैं सिफेलिक के गर्भ परिवर्तन, समझिए ना। अब ये जो बाह्य सिफेलिक गर्भवर्तन है यह गर्भावस्था के 32 सप्ताह के बाद, यानी 32 सप्ताह के बाद 34 से 36 सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसके लिए कोई निषेध परिस्थिति तो नहीं है, मतलब इसके लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन में जो है हम लोग नहीं करेंगे, समझ गए। यह भी ध्यान रखने वाली योग्य बातें है, यदि शिशु का आकार बड़ा रहता है ना, अथवा बड़ा जो है लेग रहता है, पैर रहता है, तो गर्भवर्तन वर्जन करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें शिशु को पैर ऊपर है, सिर ऊपर है पैर नीचा है, तो इसमें रोटेट किया जाता है, रोटेट करके घुमा कर जो है सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ लाया जाता है, तब जाके इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर शिशु इसमें आपका साथ नहीं देगा तो फिर ये करना और कठिन हो जाता है, क्योंकि शिशु को ही घूमना है इधर से उधर, तो शिशु को घूमना चाहिए, समझ गए। तो यही हमारा बाह्य सिफेलिक वर्जन होता है, समझ गए। जो पेट होता है ना, प्रेगनेंसी का जो पेट होता है वो निकला हुआ होता है, पता है आप लोग को, तो उसको जो है चारों साइड से हल्का हल्का मैनिपुलेट करके डॉक्टर के द्वारा जो है उसे घुमाया जाता है बच्चा को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद है कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन को समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं।
जटिलता की बात किया जाए माय डियर तो आपके सामने में है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये चीज़ करने पर, तो आपके सामने में है। प्लेसेंटा का प्री मैच्योर रैप्चर हो सकता है। देखिए ये करने से हो क्या सकता है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्लेसेंटा यूट्रस के साथ में लगा रहता है। अब बच्चे को हम इधर से उधर क्या करेंगे, उसमें इधर से उधर उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो प्लेसेंटा यूट्रस में ही लगा रहता है। हो सकता है रैप्चर कर जाए, मतलब प्लेसेंटा जो है ख़राब हो सकता है। गर्भाशय में फटन हो सकता है, जो यूट्रस है उसमें उसमें भी रैप्चर हो सकता है, वो भी फट सकता है आपका, समझ गए ना। क्योंकि जब आप घुमाइएगा तो यूट्रस का जगह फिक्स है, अब उसको आप उसी में आपको घुमाना है, तो आपको उसमें तो यूट्रस में फटन हो ही सकता है। शिशु श्वसन अवरोध हो सकता है। इस कंडीशन में प्लेसेंटा जब रैप्चर हो जाएगा तो प्लेसेंटा से ही बच्चे को सब ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, तो उससे क्या हो जाएगा, शिशु में श्वास अवरोध हो जाएगा, एस्फेक्सिया हो सकता है। ओके, यदि सावधानी से गर्भवर्तन नहीं किया जाए तो प्लेसेंटा अपने स्थल से छूट सकता है। ये भी जटिलता हो सकता है कि यहाँ पे तो थोड़ा सा ही रैप्चर की बात कहा गया है, लेकिन अगर सावधानी से वर्जन नहीं किया जाए, गर्भवर्तन नहीं किया जाए, तो प्लेसेंटा जो है अपने जगह से हट सकता है, छूट सकता है, यूट्रस को छोड़ सकता है। कोर्ड की प्रस्तुति हो सकती है, समझ गए। अब सामने जो प्रेजेंटेशन आपके बॉडी का होना चाहिए बच्चे का, उसमें पहले जो है गर्भनाल आ जाएगा, तो यह भी एक प्रॉब्लम की बातें हो जाएगा, समझ गए। शिशु के चारों ओर कोर्ड लिपट सकता है। अब जो कोर्ड होता है आपको पता है 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होता है, तो ऐसे में यह जो है बच्चे के चारों ओर लिपट सकता है, क्योंकि अंदर घुमाने से कोर्ड बच्चे में लिपट सकता है, बिल्कुल लिपट सकता है। तो ये जो है इसका जटिलता है, मैंने आपको जटिलता यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या क्या जटिलता हो सकता है। अब खुद आप सोचिए कि बच्चा यूट्रस में है और यूट्रस में ही प्लेसेंटा, कॉर्ड, ये सब होता है, तो बच्चे को घुमाएंगे तो प्लेसेंटा में रैप्चर हो सकता है, प्री मैच्योर अपरिपक्व पहले ही। गर्भाशय में फटन भी हो सकता है, यानी गर्भाशय में फट सकता है। अब इस कंडीशन में शिशु को श्वास अवरोध भी हो सकता है, समझ गए। प्लेसेंटा अपने स्थान से हट सकता है। कोर्ड का प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन आपके कोर्ड का हो सकता है, नाल का। शिशु के चारों ओर कोर्ड जो है शरीर में लिपट सकता है। तो ऐसे ये सब जो है कुछ जटिलता है जो कि मैंने आपको बताया। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे सीखने वाली बात कि ये प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, किन किन प्रोसेस से एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसमें यह जो है वर्जन की प्रक्रिया, गर्भवर्तन की प्रक्रिया कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। अच्छे से आप लोग देखिए, कोई भी प्रक्रिया होता है उसको आप लोग सीरियल वाइज याद रखिएगा तो ही बेहतर है, क्योंकि प्रक्रिया हम लोग सीरियल वाइज ही करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, समझ रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट देखिए, बायसिफेली गर्भवर्तन करने से पूर्व निर्णायक सोनोग्राफी करनी आवश्यक है। शिशु का एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, टांगों एवं पीठों की प्रस्तुति की जांच करनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करने से पूर्व पहले हम लोग यूएसजी कर लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, समझ गए। इसका करना ज़रूरी है ताकि हम ये देख सकें कि अभी बच्चा किस प्रस्तुति में है, उसका टांग पीठ किस प्रस्तुति में है, एटीट्यूड उसका कैसा है, तो जाके हम निर्णय लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें करना है, समझ गए, पहला पॉइंट। दूसरा है, स्त्री का भय चिंता दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहारा देना चाहिए, गर्भवर्तन की प्रक्रिया को समझाना चाहिए। अब एक महिला इन चीज़ों से डर सकती है क्योंकि महिला को अपने से ज़्यादा अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रति इमोशन हो जाता है, समझ गए। तो महिला को समझाना चाहिए इन प्रक्रियाओं के बारे में, ताकि उसके मन पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसको दूर किया जाए, समझ गए, डर को दूर किया जाए। ओके, आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्री के जैविक चिन्ह अथवा समान स्वास्थ्य निरीक्षण करना चाहिए। अब स्त्री के जो वाइटल साइन है, जो नॉर्मल परीक्षण होता है वो सब भी करेंगे। ओके, प्रक्रिया से पूर्व रोगी को मूत्राशय खाली करने के लिए कहना चाहिए। अब चूंकि मूत्राशय भरा रहेगा तो वह तो आपके पेट तक दबाव देगा, समझ गए, वह अपना एक अलग जगह लेगा, तो यह जो है रोटेट करने में क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो पहले यूरिन का पूरा त्याग करवाकर मूत्राशय को खाली करना चाहिए। ओके, आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रूण की हृदय धड़कन, फीटल हार्ट साउंड को सुने एवं नोट करें। अब रोटेट करने से पहले आपको भ्रूण के अंदर जो हृदय धड़कन जो FHS है इसको सुने और नोट करना चाहिए। ओके, गर्भवर्तन से 1 घंटा पूर्व उचित मात्रा में पेथिडाइन एवं फेनर्गन दिया जाता है, अथवा यहाँ पे देख लीजिए टर्बुटेलाइन, इतना IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। अब गर्भवर्तन करने से पहले 1 घंटा लगभग पहले उचित, जितना हो सके एक उचित मात्रा में
पेथेडाइन या फेनारगन दिया जाता है, अथवा टर्बुटेलाइन 0.25 mg IV मार्ग से देते हैं। ओके, आगे देखिए, महिला को सुस्पाइन स्थिति में बिस्तर पर लिटा दें। महिला को किस पोजीशन में लिटा दें? सुपाइन पोजीशन में लिटा दें। पैरों के नीचे तकिया रख दें, अथवा पैरों की तरफ से बिस्तर को थोड़ा ऊंचा रखें। ऐसा करने से पेल्विक ब्रीम में उपस्थिति शिशु मुक्त हो जाता है। समझ गए? ऐसा करने से जो पेल्विक ब्रीम होता है उसमें बच्चा जो होता है वह मुक्त हो जाता है। समझ गए? फ्री हो जाता है। इस चीज़ को समझिए। कब? जब पैरों के नीचे से थोड़ा सा ऊंचा तकिया लगा दे या बिस्तर को थोड़ा उठाते हैं तो पेल्विक ब्रीम फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। समझ गए? बच्चा जो है मुक्त हो जाता है पेल्विक ब्रीम से। ओके, 8वां पॉइंट है, महिला के पेट पर डस्टिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए। महिला के पेट पर डस्टिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए ताकि स्किन पिंचिंग कम हो अथवा हाथों की सुविधा हो। अब पाउडर से क्या होता है? चिकना मिलता है। अगर हम बिना पाउडर के छींटे अगर हम घुमाने लगेंगे तो हो सकता है स्किन पर खरोच लगे। समझ गए? उस पर स्किन पर घसटा लगे, तो यह आरामदायक नहीं हो सकता है। तो आरामदायक के लिए, सुविधा के लिए डस्टिंग पाउडर छिड़कना चाहिए जिससे स्किन पिंचिंग कम हो और हाथों को सुविधा मिले। ओके, आगे यहाँ पे देखते हैं। 9वां पॉइंट है, अब दाएं हाथ को नीचे की ओर शिशु के नितंबों पर अथवा गर्भाशय के निचले पोल पर तथा बाएं हाथ को ऊपर में सिर के ऊपर रखना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए आप खुद देख लीजिए। मतलब शिशु अगर ऊपर हेड है, अभी पैर नीचा है, तो हम क्या करेंगे? पैर मुड़ा हुआ रहता है ऊपर की तरफ, तो नीचा जो है क्या होगा? नितंब होगा शिशु का। तो हम दायां हाथ देख लीजिए। अब दाएं हाथ को नीचे की ओर शिशु के नितंबों पर, यानी राइट हैंड को यहाँ पे रखेंगे। ओके, फिर बाएं हाथ को गर्भाशय के निचले एरिए में, समझ गए? निचले देख लीजिए, अथवा वही चीज़ें है, अथवा गर्भाशय के निचले पोल पर। चाहे आप दाहिने हाथ को शिशु के नितंब के नीचे रखिए या फिर यूट्रस के निचले एरिया में रखें। समझ गए? कोई टेंशन नहीं है। फिर बाएं हाथ को ऊपर से सिर, हेड के ऊपर रखना चाहिए। फिर बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर सिर से रखना चाहिए, पकड़ना चाहिए। इधर से भी राइट और इधर से लेफ्ट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, पकड़ ले। समझ गए? आगे चलिए। 10वां पॉइंट कहता है, अब दोनों पोल के ऊपर जेंटल अथवा एसटीडी प्रेशर बनाते हुए, अब कहता है कि हाथ दोनों ऊपर नीचे रख दिए हैं, तो अब तेज़ी से और हल्के हल्के प्रेशर बनाते हुए ब्रीच वाले भाग को शिशु के कमर की तरफ, समझ गए? कमर की तरफ, तथा बाएं हाथ से शिशु को सिर के सामने की ओर दबाव धकेलने देते हैं ताकि शिशु लॉन्गिट्यूडिनल लाई से ट्रांसवर्स लाई। तो यहाँ पे क्या है कि अब धीरे धीरे जेंटल या एसटीडी तरीके से प्रेशर देंगे और ब्रीच वाला जो भाग है, भाग को शिशु के कमर की तरफ, समझ गए? कमर की तरफ, तथा बाएं वाला हाथ से सिर को शिशु के सामने की ओर मतलब दबाव धकेलते हैं ताकि जो शिशु सीधा है वह तिरछा आ जाए। समझ गए? तिरछे स्थिति ट्रांसवर्स लाई में आ जाए। ओके, 11 पॉइंट कहता है, हाथों की क्रॉसिंग रोकने के लिए दोनों हाथों को आपस में बदलकर एक के बाद एक नितंबों वाला हाथ से सिर पर और सिर वाला हाथ से नितंबों पर। अब मान सकते हैं कि इधर एक हाथ रखे हैं, ऊपर में बायां रखना है, नीचे में दायां रखना है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यह सिर वाला ऐसे आएगा, यह जो है पैर वाला ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ऐसे में हमारा हाथ जो है क्रॉस कर सकता है। तो इसके लिए अब हम अपने हाथ को बदल लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम इसको बायां हाथ यहाँ रखेंगे, समझ गए? दाहिना हाथ यहाँ मेरा है, ये है। अब इसको जो है घुमा घुमा के हम धीरे धीरे यहाँ ऐसे करते करते लाएंगे, यह ऊपर चला जाएगा और सिर वाला नीचे आ जाएगा। समझ गए ना? और एक स्थिति आएगा जहाँ पे पहले ट्रांसवर्स पर रोकेंगे, मतलब ट्रांसफर मतलब ऐसे और ऐसे, समझ गए? या फिर ऐसे या फिर ऐसे, समझ गए? ट्रांसवर्स में हम लोग रोकते हैं। समझ गए? ट्रांसफर में रोकने के बाद हम लोग अपने हाथों को बदल लेते हैं। ओके, चलिए, ये चीज़ हो गया। हाथों की क्रॉसिंग रोकने के लिए दोनों हाथों को आपस में बदल लें। ओके, चलिए। गर्भावर्तन को पूरा करना चाहिए। जब तक शिशु का सिर गर्भाशय के निचले वाले एरिया पर पोल पर ना आ जाए, वह नितंब फंडस की तरफ चले जाए, मतलब ऊपर की तरफ चले जाए, तब तक जो है ये प्रोसेस करते रहते हैं। ओके, आगे है 12 में, निम्न की जांच करें। ठीक है, अब जांच करना चाहिए।
आधा घंटा तक स्त्री को लेटे रहने दें, अवलोकन करें। आधा घंटा ये प्रोसेस करने के बाद स्त्री को आधे घंटे तक लेटे रहने देंगे। ओके, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या महसूस कर रही है। शिशु को दिल की धड़कन जो फीटल हार्ट साउंड होता है इसको सुने और 1-2 मिनट में समान हो जाती है। समझ गए? पहले हो सकता है ज़्यादा हो, फिर धीरे धीरे समान हो जाता है, क्योंकि आप उसको घुमाए हैं तो बढ़ेगा ही। किसी प्रकार के रक्तस्राव के लिए वल्वा और योनि की जांच करें। अब किसी भी प्रकार के ब्लडिंग हो तो इसके लिए जो है हम वल्वा और योनि को जांच करेंगे, योनि के एरिया को जांच करेंगे कि कोई ब्लडिंग तो अंदर से नहीं आ रहा है। समझ गए? क्योंकि ये सब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है। समझ गए? यह प्रक्रिया कुशल मिडवाइफ व विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया होता है यह एक प्रशिक्षित मिडवाइफ और विशेष डॉक्टर के द्वारा ही की जानी चाहिए। एक आम इंसान या फिर एक नर्स के द्वारा ये चीज़ें कतई नहीं किया जाता है। लेकिन हमको जानना है, पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको जान लिए कि वर्जन होता क्या है, कैसे किया जाता है। समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे वर्जन के बारे में। तो यह 13 पॉइंट है प्रोसेस में। किसी भी चीज़ के लिए पहले तैयार करते हैं ना, तो उसी प्रकार से महिला को बताएंगे, तैयार करेंगे, उसके अंदर से डर को ख़त्म करेंगे। समझ गए? यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम जो है पहले जांच वगैरह करा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करा के निश्चित हो जाएंगे कि हाँ बच्चा किस पोजीशन में है, ब्रीच पोजीशन में है। तो उसके लिए अब हम शुरू करेंगे। अपना एक हाथ जो कि बायां वाला है वह जो है हम ऊपर रखेंगे। समझ गए? दाहिना वाला अपना नीचे रखेंगे, उसको रोटेट करते हुए ट्रांसवर्स पर लाकर छोड़ेंगे, यानी तिरछा में लाकर छोड़ेंगे। फिर हाथों को बदल कर फिर जो है प्रेजेंटेशन को नीचे सिर की तरफ, सेफेलिक भाग सिर को नीचे की तरफ, यूटेराइन का, और पैर को ऊपर की तरफ फंडस के जो है स्थित करेंगे, यानी लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसवर्स करेंगे। और फिर उसके बाद जो है फिर से हम लॉन्गिट्यूड करेंगे, जिसमें सिफेलिक भाग में सिर जो है नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ होगा। तो यही एक हमारा जो है हो जाता है। समझ गए? चलिए, अब ये सारा प्रोसेस में जो है हम करने के बाद जांचते भी है कि हाँ हो गया है। भलवा को जाते हैं, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है। और इन सब प्रोसेस में दर्द हो सकता है महिला को, तो बहुत लोगों को दर्द का दवाई भी दिया जाता है। बहुत लोग जो है अपने आप को सह लेता है, तो दवाई की ज़रूरत नहीं भी होता है। और बाकी ये सारे प्रोसेस एक विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश हम दे दिए हैं। जो लोग का इंग्लिश में ज़रूरी है अपना इंग्लिश में क्लियर कीजिएगा, हम इंग्लिश में दे रखे हैं। ओके, चलिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।